स्टूडेंट्स, आज हम लोग जय प्रक्रम का लेक्चर 2 देखेंगे। आज इस टॉपिक में हम लोग पाचन के बारे समझेंगे। पाचन, डाइजेशन। पाचन क्या है? हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद खाना पचता है। तो ये प्रक्रिया कैसी होती है? पाचन किसे कहते हैं? देखते हैं हम लोग। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिलतम अणु एंजाइम के द्वारा सरलतम अणु में टूटते हैं, उसे पाचन कहते हैं। अगर ये एंजाइम नहीं हो तो उसे पाचन नहीं कहा जाएगा। पाचन वह प्रक्रिया है सजीवों में होने वाली जिसमें भोजन के जटिलतम अणुओं को एंजाइम द्वारा सरलतम अणुओं में तोड़ा जाता है या टूटता है। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ complex food particles with the help of enzymes to give simpler form. पाचन प्रक्रिया में जटिल अणु सरलतम अणु में टूटते हैं और एंजाइम की मदद से टूटते हैं। इसे हम पाचन कहते हैं। तो पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीवों में उपस्थित भोजन के विभिन्न अवयवों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, विटामिन, रूक्षांश के जटिलतम अणु एंजाइम की मदद से सरलतम अणु में टूटते हैं। यहाँ एक टर्म आया एंजाइम। एंजाइम, ये एंजाइम क्या है? एंजाइम जैव उत्प्रेरक है जो सजीवों में पाचन प्रक्रिया की दर को बढ़ाता है तथा उसमें कंज्यूम नहीं होता है। उसे हम एंजाइम या पाचक एंजाइम कहते हैं। इसी को एंजाइम या पाचक एंजाइम भी कहते हैं। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन इत्यादि। हम लोग देखते हैं ये एमाइलेज है, एमाइलेज देखते हैं, लाइपेज। तो मैक्सिमम जो एंजाइम होते हैं उसके अंत में एएसई लगा रहता है, उसे हम लोग पाचक एंजाइम कहते हैं। मानव पाचन, ह्यूमन डाइजेशन। एक बात बताइए, कभी आपने सोचा है कि जो हम लोग खाना खाते हैं तो खाना को मुंह में लेके फिर वो अंदर जाता है, वो आहार नाल में जाता है। तो क्या ये जो खाना है अगर हम सोए रहते हैं तो उस कंडीशन में कैसे जाता है? अगर हम सर के बल खड़ा रहते हैं, सर को नीचे पैर को ऊपर करते हैं और कुछ उसको हम खाते हैं और अंदर ले जाते हैं, तो उस समय क्या होती है? ये जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ये जो डायरेक्शन है, ये मुख से लेकर मल द्वार तक होती है। ये गति अगर हम सोए हुए भी हैं तो सोने में भी ये गति मुख से लेकर मल द्वार तक होती है। तो ये जो गति है, ये जो मूवमेंट ऑफ फूड है, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? इस मूवमेंट को हम लोग
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कर्मानु कुंचन गति, ये हम ह्यूमन बीइंग में होती है। अब हम लोग शुरू करते हैं कि ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग बोलते हैं अपचयी प्रतिक्रिया, अपचयी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं। क्वेश्चन आता है मनुष्य में पाचन कहां से प्रारंभ होती है। सबसे पहले बताया गया है कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें एंजाइम उपस्थित होती है। यदि एंजाइम उपस्थित नहीं है तो उसमें पाचन क्रिया नहीं होगी। तो हमारे मुख में एक एंजाइम पाई जाती है जिसका नाम है एमाइलेज, और यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। आंसर, पाचन, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है क्योंकि इसमें एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। पहले प्रश्न आता था कि रोटी को खाने से थोड़ी देर के बाद चबाने पे उसका स्वाद मीठा क्यों होता है। तो हमारे मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है, लार रस पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम पाई जाती है और रोटी में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। जब एक दूसरे को चबाया जाता है उसको और अच्छा से महीन पीसा जाता है। तो इसी एंजाइम के कारण, लार रस के कारण, लार ग्रंथि के कारण उसका स्वाद मीठा हो जाता है। अब जैसे ही मुख के बाद भोजन पहुंचती है ग्रसिका में, यहां पे एंजाइम नहीं पाई जाती है तो यहां पर पाचन नहीं होता है। ग्रसिका में, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, तो फूड पाइप में जब खाना जाती है तो वहां पे कोई एंजाइम नहीं होती है और वो सीधे उस भोजन को आमाशय में पहुंचा देती है। ठीक है। आमाशय में एंजाइम पाई जाती है पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करती है। यहां भोजन का माध्यम अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्प मात्रा में लगभग 0.04% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ जो भोजन है वो भोजन का माध्यम प्रोटीन हो जाता है, भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है। सॉरी। इसके बाद भोजन जो है वो पहुंच जाती है क्षुद्रांत में। जिसे हम लोग छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन, कंप्लीट डाइजेशन। इसमें वसा को पचाने के लिए लाइपेज एंजाइम होती है, जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देती है। इसके बाद भोजन आती है बृहद्रांत में, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत में अपच भोजन
बाहर निकल जाती है मल के रूप में, फीकल मैटर के रूप में। यहां जब हम देखते हैं कि छोटी आंत की लंबाई लगभग 5.5 मीटर से 6 मीटर होती है, छोटी आंत, और बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। तो इसे हम बड़ी आंत क्यों कहते हैं, इसे हम छोटी आंत क्यों कहते हैं? क्यों? बड़ी आंत बड़ा होना चाहिए, छोटी आंत छोटा होना चाहिए? नहीं, जब इसको लेंथ को हम नापेंगे तो ये लगभग 5.5 से 6 मीटर है और बड़ी आंत 1.5 मीटर है। लेकिन इसके लंबाई से नहीं, इसके थिकनेस, इसको जो विड्थ है, इसको जो चौड़ाई है, जब हम लोग इसका चौड़ाई देखते हैं तो इसका चौड़ाई कम होती है और इसकी चौड़ाई अधिक होती है। तो इसी चौड़ाईपन के कारण छोटी आंत को छोटी आंत कहा जाता है और बड़ी आंत को बड़ी आंत कहा जाता है, क्योंकि बड़ी आंत जो है उसका थिकनेस ऐसा होता है और छोटी आंत का थिकनेस ऐसा होता है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ठीक है, ये सारी स्टेप से होती है, लेकिन इसमें से कुछ सहायक प्रक्रियाएं होती है। सहायक पाचन क्रिया में सहायक करती है। सहायक जो हेल्पिंग है हैंड पाचन में, उसमें 2-3 चीज हम लोग देखते हैं। सहायक जो अंग है पाचन के, उसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले अग्नाशय आता है, जिसको पैनक्रियास कहते हैं। यह एक ग्रंथि है और ग्रंथियों से हार्मोन भी निकलती है। हार्मोन का स्रवण होता है और ये जिस हार्मोन का स्रवण करता है उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। पाचन में क्या काम करता है? अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलती है, जो पाचन क्रिया में मदद करती है। यहां प्रोटीन का पाचन होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यकृत, जिसे अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। यह भी ग्रंथि है, लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अब हम लोग डायग्राम देखेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि यकृत क्या होता है। एक लोब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके 2 भाग होते हैं, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है। यहाँ पे गॉल ब्लैडर या पित्ताशय होता है, हम लोग देखेंगे इसको। तो यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब यकृत में क्या है? यकृत में पित्त रस, जैसे यहाँ अग्नाशयिक रस है, यहाँ पे पित्त रस निकलता है। और ये पित्त रस क्या काम करता है? जो आमाशय में अम्लीय भोजन है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ जो पित्त बनती है, ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देती है। मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम,
नोज, ये माउथ, ये ग्रसिका, ये अमाशय, ये क्षुद्रांत, और ये बृहदांत। ये परिसेसिका, ये यकृत, ये पित्ताशय, दो भाग। हम लोग देखते हैं मानव पाचन तंत्र। यहाँ पे मुख है, मुख से खाना जाती है। मुख में एमाइलेज एंजाइम है। इसके बाद खाना जो है ग्रसिका में जाती है। ग्रसिका में कोई एंजाइम नहीं पाई जाती। दिस इज आवर माउथ, दिस इज ओसोफेगस। इसके बाद भोजन आमाशय में जाती है, स्टोमक। जब ये अच्छी तरह से पिसा हुआ भोजन धीरे धीरे ग्रसिका के द्वारा, फूड पाइप के द्वारा जब ये आमाशय में पहुंचती है तो आमाशय में पेप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करती है। साथ ही साथ यहाँ पे HCl पाई जाती है, जिसके कारण भोजन अम्लीय रूप में उपस्थित होती है। इसके बाद यहाँ पर ये भोजन क्षुद्रांत में आती है। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत को हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके बाद भोजन बृहदांत में आती है, जिसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये मल द्वार है, जिसे हम लोग एनस कहते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको परिसेसिका कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड अपेंडिक्स। और ये हमारा यकृत,
लीवर, ये हमारा पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर, हम लोग समझते हैं जो चार्ट बताया गया उसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि मनुष्य में जो पाचन है मुख से प्रारंभ होती है। मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है, लार रस पाई जाती है, और ये भोजन के बड़े बड़े अणुओं को दांतों की मदद से पीसकर चबाकर उसे छोटे छोटे कणों में तोड़ देती है, और ये फूड पाइप के द्वारा, ओसेफेगस के द्वारा, ग्रसिका के द्वारा उस भोजन को अमाशय में रख देती है। अमाशय क्या करता है? उस भोजन को स्टोर करता है, उस भोजन को संग्रह करता है, और यहाँ HCl पाए जाने के कारण ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। इसमें पेप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करती है। इसके बाद यहाँ जो सी आकृति है, ये सी आकृति से जो जा रही रचना, इसे हम लोग क्षुद्रांत कहते हैं। क्षुद्रांत के ठीक ऊपर एक संरचना है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग अग्नाशय कहते हैं, पैंक्रियास। अब ये जब क्षुद्रांत में पहुंचती है तो क्षुद्रांत में भोजन के सभी अणुओं का, यहाँ पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट का, यहाँ पे हम लोग प्रोटीन का, यहाँ पे हम लोग वसा, तीनों का पाचन करते हैं। वसा को पचाने के लिए यहाँ पे लाइपेज एंजाइम होता है, और ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। क्षुद्रांत को हम लोग देखते हैं कि क्षुद्रांत जो संरचना दिख रही है, ये कॉइल स्ट्रक्चर है, ये घिरा हुआ स्ट्रक्चर है, और ये अपना एरिया कम लेती है, और इसकी जो लंबाई है 5.5 से 6 मीटर है, जिसको पैक्ड कॉइल के रूप में कुंडलित स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। अब हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो पोषक तत्व यहाँ पर चले आते हैं, धीरे धीरे जब पचना शुरू करता है, और हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्षुद्रांत में भोजन के सभी अणुओं का पूर्ण पाचन होता है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल कैसे बढ़ता है? ये तो छोटे छोटे संरचनाएं दिख रही है, तो इसी क्षुद्रांत में एक उंगलीनुमा स्ट्रक्चर होती है। जो उंगलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, उंगली के जैसा, उस उंगलीनुमा संरचना को हम लोग दीर्घरोम, विलाई कहते हैं। ये इन संरचनाओं में जब भोजन जाती है तो ये फैल जाती है, जिसके कारण इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो विलाई के कारण क्षुद्रांत का क्षेत्रफल बढ़ता है। इसके बाद हम लोग आते हैं सहायक डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पहला यकृत है, लीवर है। लीवर में 2 लोब्स होते हैं, एक छोटे है एक बड़ा है, और इसमें एक पित्ताशय पाया जाता है जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। यहाँ से पित्त रस का सिक्रेशन होता है, और पित्त रस के सिक्रेशन के कारण यह भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देती है। अग्नाशय में अग्नाशयिक रस का स्रवन होता है, जिसके कारण ये भोजन के अणुओं को पचाने में मदद करती है। इसके बाद जो अपच भोजन है, अनडाइजेस्टेड फूड, वो बृहदान्त्र में चली जाती है, और एक्सक्रीशन के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा वर्ज्य पदार्थ शरीर के बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे एक संरचना परिशेषिका है। परिशेषिका को हम लोग क्रियाविहीन अंग बोलते हैं। वैसे अंग जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है,
इसका, इस परिशिका का, इस अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई फंक्शन नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्रिया विहीन अंग बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे आप लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हम लोग एनसीईआरटी किताब देखेंगे तो हमारे पास एनसीईआरटी है एनसीईआरटी में पेज नंबर 111 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो हमारे आमाशय में अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाई जाती है जो भोजन के माध्यम को अम्ल बनाती है तथा जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। पाचक एंजाइम को क्या कार्य है? इसके पहले हम लोगों ने बताया कि पाचक एंजाइम जैव उत्प्रेरक है जो प्रतिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, पाचन करने की गति को बढ़ा देते हैं और पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे विकल्पित करेंगे? तो क्षुद्रांत एक ऐसी संरचना है, कुंडलित है, 5.5 से 6 मीटर लंबी होती है, जिसमें भोजन के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है। इसमें पेप्सिन एंजाइम पाई जाती है जो प्रोटीन का पाचन करती है। इसमें लाइपेज एंजाइम पाई जाती है जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देती है। इसके अंदर अंगुलीनुमा संरचना दीर्घग्रह होती है, विलाय कहते हैं, जो इसके आंतरिक क्षेत्रफल को बढ़ाती है। इस प्रकार क्षुद्रांत में भोजन के सभी अणुओं का पूर्ण पाचन तथा पोषक तत्वों का भी अवशोषण होता है। इसके बाद हम लोग अभ्यास में आते हैं। अभ्यास पेज नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 5। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? हमारे शरीर में वसा का पाचन क्षुद्रांत में होता है और वसा को पचाने के लिए एंजाइम लाइपेज उपस्थित होती है जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देती है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? भोजन के पाचन में लार की यह भूमिका है कि हमारे मुख में लार ग्रंथि और लार रस पाया जाता है, जिसके कारण हमारा जो मुख का आंतरिक संरचना है, जिह्वा है, ये सारे मॉइस्ट होती है, इसमें नमी पाई जाती है। और नमी होने से जब भोजन के कण इसमें आते हैं, इनको जब दांतों की सहायता से तोड़ा जाता है, रगड़ा जाता है, उसमें जो रस पाई जाती है, लार रस, वो उसे चिपचिपा बनाने में मदद करती है तथा इसे ग्रसिका में पहुंचाने में मदद करती है। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 अभ्यास से, और मैंने इधर जो बताया क्वेश्चन पेज नंबर 111 से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये होमवर्क है। एनसीईआरटी बुक पेज 111 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 और पेज नंबर जो अभ्यास है 125 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, थैंक यू।